नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं नो योर कम्युनिटी। नो योर कम्युनिटी में आज हम बात करेंगे चावल और चावल से जुड़े कारोबार की। बीते करीब 5 सालों से चावल उद्योग अपने बुरे दौर से निकलने के लिए हर राहत तलाश कर रहा है। चावल निर्यातक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा को टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं। किसान और चावल आड़तिया चावल निर्यातकों की मांग निकलने की दुआएं मांग रहे हैं, तो निर्यात अच्छा होगा तो उनको भी कीमतें अच्छी मिलेंगी, ऐसी वो दुआएं करते हैं। और जहां तक देश में चावल उत्पादन और स्टॉक की बात है, उसमें आए साल नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि भारतीय चावल स्वाद के मामले में विदेशों में सर चढ़ करके बोल रहा है। उसके बावजूद भारतीय चावल विदेशी बाजार में भारत के हाथ से अपना बाजार का जो प्रतिशत शेयर है, उससे अपने हाथों से फिसलता हुआ देख रहा है। आज हमारी जानने की वो हर कोशिश होगी जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और घरेलू बाजारों में भी हम चावल के बाजार को जानने की कोशिश करेंगे। आज जानने की हमारी कोशिश है कि विश्व स्तर पर भारतीय चावल मजबूत होने के बावजूद क्यों अपना बाजार खो रहा है, कौन इसके लिए ठीक से जिम्मेदार है, क्या निर्यातक इसके लिए जिम्मेदार है, क्या सरकार की योजनाएं पॉलिसी इसके लिए जिम्मेदार है, या हम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर प्रतिस्पर्धा को कंपीट नहीं कर पा रहे, वो इसके पीछे एक बड़ा कारण है। जानने की हमारी ये कोशिश है और चावल के कारोबार की हर बारीकी को समझने के लिए आज हम रूबरू हो रहे हैं। हमारे साथ इस समय पर खास पैनल मौजूद है। अजय सहाय साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप डायरेक्टर हैं फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के। अजय शर्मा साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप एमडी हैं लामा राइस से। साथ ही अनिल मित्तल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप चेयरमैन हैं केआरबीएल से, यानी कि इंडिया गेट बासमती राइस, आपने सुना होगा। और साथ ही विजय सेतिया साहब, आप अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, आप चाइना से सीधे हमारे साथ संपर्क में हैं। और साथ ही आशीष कथूरिया साहब हमारे साथ इस समय पर मौजूद हैं। आप सचिव हैं पंजाब राइस मिल एसोसिएशन से। आप सभी खास मेहमानों का मार्केट टाइम्स टीवी की इस विशेष पेशकश चावल स्पेशल में स्वागत है। साल 2018-19 के दौरान देश में चावल उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की माने तो कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2018-19 के दौरान देश में 1160 लाख टन चावल पैदा होने का अनुमान है, जो अब तक का सबसे अधिक उत्पादन है। बीते 8 सालों में धान के उत्पादन में देश में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और अगर साल 2017-18 के मुकाबले की बात की जाए तो साल 2017-18 के मुकाबले 2.74% का इजाफा दर्ज किया गया है। साल 2017-18 में देश का चावल का उत्पादन 1129 लाख टन का था, जो चालू सीजन में 30 लाख टन बढ़कर 1160 लाख टन हो गया है। साल 2018-19 में चावल का देश में उत्पादन 1160 लाख टन। साल 2018-19 में चावल के निर्यात में भी फिसलन। साल 2018-19 में चावल की घरेलू खपत 1000 लाख टन के पार पहुंची। भारत विश्व में चावल निर्यात के मामले में पहले स्थान पर। भारत में चावल के एंडिंग स्टॉक में भी इजाफा। भारत में चावल का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक 250 लाख टन रहने की संभावना। फरवरी 2019 में 211 लाख टन चावल का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक अनुमानित था। साल 2017-18 में चावल का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक 226 लाख टन का था। फरवरी 2019 में साल 2017-18 से 15 लाख टन कम कैरी फॉरवर्ड रहने की आशंका। फरवरी में चावल का कैरी फॉरवर्ड अनुमान 211 लाख टन रहने की आशंका जताई गई।
मार्च 2019 के आंकड़ों में कैरी फॉरवर्ड स्टॉक साल 2017-18 के मुकाबले 24 लाख टन ज्यादा हुआ। घरेलू बाजारों में चावल की कीमतों में फिलहाल तेजी के आसार बेहद कम नजर आ रहे हैं। फरवरी 2019 में जो आंकड़े अमेरिकी कृषि विभाग के कैरी फॉरवर्ड ने जारी किए, उसमें साल 2017-18 के मुकाबले साल 2018-19 में कैरी फॉरवर्ड स्टॉक में कमी दिखलाई गई थी, जिससे उम्मीद जताई जा रही थी कि रिकॉर्ड चावल के उत्पादन के बावजूद देश में चावल की कीमतों को मजबूती मिलेगी। लेकिन ताजा आए आंकड़ों ने इस उम्मीद पर पानी फेर दिया। ताजा आए आंकड़ों से पता चलता है कि साल 2018-19 में चावल का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक साल 2017-18 के मुकाबले 24 लाख टन ज्यादा रह सकता है। यानी फरवरी के अनुमान 211 लाख टन से बढ़कर मार्च में अनुमान 250 लाख टन रहने की आशंका जताई जा रही है। गौरतलब हो कि साल 2018-19 में देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चावल के उत्पादन में रिकॉर्ड इजाफा दर्ज किया गया है। विश्व स्तर पर मार्च 2019 के ताजा आंकड़ों के मुताबिक चावल का कुल उत्पादन अनुमान 5,01,565 टन अनुमानित है, जो कि फरवरी 2019 में 4,95,867 टन था। विश्व स्तर पर चावल के उत्पादन में 5,698 टन का इजाफा दर्ज किया गया है, जो कि अनुमान से 1.14% ज्यादा है। वहीं भारत की बात करें तो साल 2014-15 से लगातार देश में चावल का रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज किया जा रहा है। देश में चावल का उत्पादन साल 2018-19 में 1160 लाख टन रहने की उम्मीद है, जो कि साल 2017-18 में 1129 लाख टन का था। साल 2018-19 में चावल के उत्पादन में 31 लाख टन का इजाफा दर्ज किया गया है और फरवरी के अनुमान 1,11,000 टन के मुकाबले 49 लाख टन ज्यादा रहने का अनुमान जताया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। देश के अगर चावल उत्पादन की बात की जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हर देश ये चाहता है कि उसके प्रोडक्शन के अंदर इजाफा हो, लेकिन इसके साथ साथ जो किसान हैं, जो कारोबारी हैं, उनको उनकी कीमत अगर ठीक से नहीं मिले तो उदासीनता कहीं ना कहीं घर करने लगती है। कुछ यही हाल हमने पिछले 4-5 सालों के अंदर देखा। लगातार चावल के उत्पादन के अंदर हमने इजाफा देखा, लेकिन उसके बावजूद अगर बाजारों की बात की जाए तो बाजारों के अंदर मायूसी दिखाई दे रही थी। एक्सपोर्ट्स कहीं ना कहीं पिछड़ रहे थे और एक्सपोर्ट्स की भी बात की जाए या कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स की भी बात की जाए तो वो जो डिमांड की उम्मीद जताई जा रही थी वो मांग निकल करके नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से किसानों को अच्छे दाम नहीं मिल रहे थे, कारोबारियों को अच्छे ऑर्डर्स नहीं मिल रहे थे। इस समय पर अजय साहे के पास हम चलते हैं। आप डायरेक्टर हैं फियो से। अजय जी, मेरा पहला सवाल, अभी जो अपीडा के ताजा आंकड़े निकल करके आए हैं, निर्यात थोड़ा सा फिसला है, ओवरऑल फिसला है। बासमती की अगर बात करें, एक सेगमेंट बासमती का है, दूसरा सेगमेंट नॉन बासमती का है। बासमती की बात की जाए उसमें इजाफा दर्ज किया जा रहा है, लेकिन गैर बासमती चावल की अगर बात करें तो वहां पे हमारे निर्यात काफी फिसले हैं। करीब करीब 16% वहां पर डेफिशिएंसी दिखाई दे रही है। किस नजर से आप देखते हैं? रिकॉर्ड तोड़ प्रोडक्शन हो रहा है, अवेलेबिलिटी स्टॉक के अंदर हम देख रहे हैं, वेयर हाउसेस के अंदर लबालब माल भरा हुआ है, रिकॉर्ड इस समय पर स्टॉक अवेलेबल है हिंदुस्तान के अंदर। अब ऐसे में अगर निर्यात पिछड़ता है तो कीमतों के ऊपर सीधा असर। देखिए, जो आपने अभी आंकड़े बताए हैं, नॉन बासमती राइस में डिक्लाइन आया है, लेकिन उसका बहुत बड़ा कारण है कि हमारा जो मेजर एक्सपोर्ट होता था बांग्लादेश को, वो एक्सपोर्ट बहुत डाउन आ गया। अगर हम अप्रैल फरवरी के आंकड़े देखें तो ये एक्सपोर्ट पिछले साल करीब करीब 850 मिलियन का था, जो कि करीब 150 मिलियन का आ गया है। तो अगर $100 मिलियन का जो एक्सपोर्ट डिक्लाइन हुआ है, वो प्राइम रीजन है जिसके कारण नॉन बासमती एक्सपोर्ट्स की डिक्लाइन हुई है। लेकिन हमें लगता है कि जिस तरह की न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटी अब आ रही है इंडिया के लिए, हमने देखा है कि बहुत सी इंडीज उनको रेज है, तो आने वाले दिनों में नॉन बासमती राइस का भी एक्सपोर्ट अच्छा होगा। जब भी एक्सपोर्ट अच्छा नहीं चलता, सरकार ने उनको MEIS का एक बेनिफिट दिया था जो 25 मार्च को खत्म हो गया। इसके लिए प्रयास जारी है कि बेनिफिट नॉन बासमती।
दूसरी चीज, एक इंटरेस्ट कॉस्ट की बात भी सेक्टर के लिए आती है, क्योंकि जो इंटरेस्ट का बेनिफिट है वो राइस सेक्टर को नहीं दिया गया है। तो हम ये चाहते हैं कि इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन की बेनिफिट राइस सेक्टर को दिया जाए। अभी नई एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग सपोर्ट की बात की गई है, जिसमें चैप्टर 1 से 24 तक सब एग्रीकल्चर कमोडिटीज लाई गई हैं, लेकिन राइस को उससे एक्सक्लूड किया गया है। तो हमें ये देखना पड़ेगा राइस सेक्टर जो कि भी कई चैलेंजेस से आ रहा है, जिसके प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं, उनको भी इन स्कीम्स का बेनिफिट मिलना चाहिए। और मेरे को लग रहा है जिस तरह ईरान में अपॉर्चुनिटी आई है, इंडिया का राइस एक्सपोर्ट 2019-20 में काफी अच्छा होने जा रहा है। कितना अच्छा आप मानते हैं साल 2019 में कितना अच्छा प्रोडक्शन, माफ कीजिएगा, एक्सपोर्ट आपको लगता है कि साल 2019 के अंदर बहुत अच्छा एक्सपोर्ट होगा? क्या फिगर्स मानी जाए? मेरे को लगता है कि अगर प्रॉपर पॉलिसी मिक्स दिया जाए तो इस सेक्टर से हम $10 बिलियन का एक्सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो अभी 7 बिलियन से थोड़ा ज्यादा है। जी, हमारे साथ स्टूडियो में अजय जी भी हैं। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो अभी एक्सपोर्ट्स के फिगर्स आए हैं, उन अगर एक्सपोर्ट्स को देखा जाए तो क्या आपको लगता है कि जो चावल इंडस्ट्री है उसको थोड़ी सी अब राहत मिलेगी? बासमती के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत बढ़िया है, लेकिन गैर बासमती अगर एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है तो निश्चित तौर के ऊपर वो फिर डोमेस्टिक मार्केट में खपेगा। डोमेस्टिक मार्केट में अगर खपेगा तो जो दूसरे उसके साथ के एडजॉइनिंग कंपोनेंट्स हैं उसके प्राइसेस के ऊपर भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालेगा। चाहे वो बासमती है, सुपीरियर क्वालिटी है, तो कहीं ना कहीं अगर उसके प्राइसेस फिसलेंगे डोमेस्टिक मार्केट में, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि बासमती और जो पूसा 11-21 है उसके भी प्राइसेस नीचे जाएंगे? मार्केट टाइम्स को धन्यवाद जी। मनचंदा जी, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है जब बासमती की बात की जाती है, क्योंकि एक निश आइटम है, कॉमोडिटी है जी। इसमें 20 साल से बहुत ज़्यादा काम हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, फार्मर्स ने बड़ा अच्छी मेहनत की है, एक्सपोर्टर्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत अच्छा डेवलप किया इंटरनेशनल लेवल पर जी। बहुत अच्छे एक्सपोर्टर्स इसके अंदर अपनी मेहनत कर रहे हैं 20 साल से जी। और जिसने मेहनत की है सभी को धन्यवाद। आज ऐसा बासमती के अंदर कोई सीन नहीं है जिससे हमको डरा जाए या इंटरनेशनल कंपटीशन से कुछ हमें प्रॉब्लम हो जी। देखिए, कुछ जो मेरे पास डाटा हैं, मेरे पास जनवरी तक के बिल्कुल कंफर्म डाटा हैं, जो मैं अपीडा को एक मेन सोर्स मानता हूं डाटा प्रोवाइडर के नाम से जी जी। और ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन उसको कंपाइल करके बड़े अच्छे ढंग से पिछले 2 साल से दे रही है जी। उसके बेसिस पे अगर देखा जाए तो पैडी का जो रियलाइजेशन हुआ 11-21 की पैडी और उससे रिलेटेड वैरायटीज़ की, जो आजकल 11-21 ज़्यादा है तो इसलिए बेस 11-21 को मानते हैं, पहले बासमती को मानते थे जी। तो 11-21, 1509 बासमती और उससे मिलती जुलती वैरायटीज़ जो एक्सपोर्ट होती हैं किसी भी फॉर्म में, ब्लेंडिंग फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, उसमें करीब 8.5% पैडी में हायर रियलाइजेशन है जी। यानी कि प्रभु की कृपा से पैडी ओवरऑल अच्छी क्वालिटी की आई जी। और 8.5% उसको प्राइस फार्मर को ज़्यादा मिला जी। अब अगर चावल के ऊपर देखें और डॉलर को देखें, डॉलर 70 रुपये से ऊपर रहा, ये प्रभु की कृपा रही कि भाई 70 रुपये से ऊपर डॉलर रहा, जिसकी वजह से हमें करीब 65,000 के रियलाइजेशन की जगह 74,000 रुपये का रियलाइजेशन आज तक मिल रहा है, जो कि लास्ट ईयर के मुकाबले में करीब 14% ज़्यादा है जी। जहाँ तक एक्सपोर्ट की बात है, एक्सपोर्ट ज़रूर अभी आज की फिगर के हिसाब से 2% केवल ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन रियलाइजेशन टर्म्स में ये 11.4% है, यानी कि ओवरऑल अगर फिगर्स को देखा जाए तो कहीं नेगेटिव फिगर्स नहीं है। और जो अभी हमारे को जो सपोर्ट मिल रही है एज ऑन डेट, वो ईरान से बहुत अच्छी सपोर्ट मिल रही है एक्सपोर्ट्स के लिए। जो हमारा एक्सपोर्ट अब तक ईरान को हो चुका है वो करीब 10 लाख टन प्लस का हो चुका है जनवरी की फिगर को देखते हुए। फरवरी और मार्च की फिगर मेरे पास नहीं है क्योंकि अभी अपीडा ने या ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन ने रिलीज नहीं किया है, मैं दूसरे सोर्सेज को कभी भी फॉलो नहीं करता हूं, तो इसी बेसिस के ऊपर मैं कह सकता हूं
कि इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर में एक्सपोर्ट टू ईरान विल क्रॉस 1.2 मिलियन टन्स, which is a very good figure for the rice trade. Regarding non-basmati rice, बासमती में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मेजर प्रॉब्लम EU कंट्रीज के अंदर है। हमारे यहाँ पेस्टिसाइड का इम्पैक्ट बहुत बुरी तरीके से आया पिछले 3-4 महीने में, जिसके कि अंदर कुछ EU रेगुलेशंस के पेस्टिसाइड रेजिड्यू स्टैंडर्ड्स आए, कुछ कोडेक्स के आए, कुछ GSO के आए और कुछ सासो के आए। मैं खुद सऊदी अरेबिया के अंदर इंटरनेशनल उन्होंने कॉन्फ्रेंस की थी पेस्टिसाइड के ऊपर, मैं फुल टाइम वहाँ पर था। उनकी एक्सपेक्टेशंस ये है कि हम अपने फार्मर्स को ट्रेन करें, फार्मर्स को बताएं कि भाई क्या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं और उनको कैसे फॉलो करना चाहिए। हमने करीब 51,000 फार्मर्स को कांटेक्ट किया लास्ट सीजन में, 700 गांव कवर किए और पाया कि 5 गुना ज़्यादा यूरिया यूज़ करते हैं। हमने BDF के साइंटिस्ट जो हैं उनको भी कॉन्फिडेंस में लिया, कुछ और लोकल साइंटिस्ट को कॉन्फिडेंस में लिया, उस बेसिस पर 5 गुना यूरिया ज़्यादा यूज़ करते हैं। 5 गुना यूरिया ज़्यादा यूज़ करने से पेस्ट ऑटोमेटिकली क्रॉप के ऊपर आता है और उसको मारने के लिए जो कंसंट्रेशन यूज़ करनी चाहिए कि 1 लीटर को 200 लीटर में डालना चाहिए, वो 20 लीटर में डाल रहा है। यानी कि दोनों तरफ से हमें प्रॉब्लम है, हम खर्चा भी ज़्यादा कर रहे हैं और हम प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हैं। अभी इस साल हम फिर किसान की मदद करने के लिए जाएंगे। हम इस एम से जाएंगे कि भाई किसान हमारी बात सुनेगा, मानेगा या नहीं मानेगा ये कोई फोर्स नहीं है, लेकिन इसके ऊपर गवर्नमेंट की कोई एक्टिविटी चलनी चाहिए, अभी से चलनी चाहिए, जो नहीं चल रही है, जो बिल्कुल नॉलेज में अभी किसी गवर्नमेंट के सीनियर ऑफिसर्स के नॉलेज में नहीं है, अगर है तो वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है नॉन बासमती का, नॉन बासमती देश में काफ़ी है। मैंने बहुत जगह जाकर सेमिनार्स किए हैं, उड़ीसा में किया है, बिहार में किया है, अभी मैं नागपुर करके आया हूँ, अब हरियाणा कर रहा हूँ। तो बड़े अच्छे स्टेट्स के अंदर बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया। 500 के करीब मिलर्स आते हैं, उनको हम कोशिश करते हैं बताने की कि ऐसा बीज लगाएं नॉन बासमती का जो लॉन्ग ग्रेन हो, जिसकी वर्ल्ड मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा हो इन कंपैरिजन टू इन कंपटीशन टू थाईलैंड एंड वियतनाम। हमारे यहाँ जो चावल एक्सपोर्ट होता है वो नॉन प्रोसेस ज़्यादा होता था, जिसका जमाना ख़त्म हो रहा है, 1 डिकेड पहले ख़त्म हो गया। जो जबरदस्ती एक्सपोर्ट करते थे धक्का, वो सिस्टम खत्म होते जा रहे हैं। आप लोगों को ट्रेन करें कि प्रोसेस राइस में आएँ, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें, मीडिया वाले सब लेके ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन एंड सारी जो एसोसिएशंस हैं, गुजरात की एसोसिएशन है, उड़ीसा में एसोसिएशन है, मिल के गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें जो 5% की सपोर्ट थी वो चलती रहे। ये मेरा अपना आइडिया है। जी आपने बड़े अहम टॉपिक यहाँ पर उठाया है, पेस्टिसाइड का एक टॉपिक यहाँ पर आपने उठाया है। वो कहीं ना कहीं यूरोपियन देशों से इसकी डिमांड भी आई थी कि हिंदुस्तान का जो राइस था उसको बैन भी कर दिया गया था। सबसे ज़्यादा जो पेस्टिसाइड इस समय पर प्रयोग में लाया जाता है वो पंजाब रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा लाया जाता है। पंजाब राइस मिल एसोसिएशन के सचिव हमारे साथ इस समय पर हैं। आशीष जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो मुद्दा अभी अजय जी ने उठाया है काफी अहम मुद्दा है, पेस्टिसाइड का प्रयोग मैक्सिमम पंजाब के अंदर बहुत देखने को मिलता है और यही एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से कैंसर ट्रेन्स पंजाब से चलती हैं। आपकी राय क्या कहती है इस समय पर? आपकी एसोसिएशन इस दिशा में क्या कदम उठा रही है? और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या लगता है आपको चावल का जो निर्यात गैर बासमती का पिछड़ा, हालांकि बासमती के अंदर आपने जरूर इजाफा किया है, लेकिन गैर बासमती और इस दोनों को मिला दे तो ओवरऑल राइस का जो एक्सपोर्ट है वो पिछड़ रहा है, इसके पीछे क्या तर्क है? वो रासायनिक लेवल को लेके ट्राइसाइक्लोजन को लेके भारत से आगे बढ़ते हैं। इस समय पर चार्ट्स के थ्रू हम थोड़ा सा बाजार को समझने की कोशिश करते हैं कि इस समय पर आंकड़े क्या कहते हैं, आंकड़े क्या दर्शाते हैं। मेरी स्क्रीन पर यहां पर आप देख सकते हैं कि इस समय पर जो पूरे वर्ल्ड का एक्सपोर्ट इस समय पर दिखाई दे रहा है वो एक्सपोर्ट क्या कहता है। अभी फिलहाल हम देखें बासमती का एक्सपोर्ट यहां पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है।
ये नीले रंग की जो छोटी लाइन आप देख रहे हैं बासमती चावल की ये लाइन है, इसमें बराबर का बैलेंस देखने को मिला है और साल दर साल इसके अंदर में हमने इजाफा भी देखा। और अभी जो इसका अनुमान रहता है सालाना दर के ऊपर में तो करीब करीब 40 लाख मीट्रिक टन के आसपास का, उसके लाइन के बिल्कुल करीब है। अगर हम जनवरी तक का डेटा उठा करके देखें तो करीब करीब 33 से लेकर के और 36 लाख टन के आसपास का यहां पर प्रोडक्शन एक्सपोर्ट देखने को मिल रहा है बासमती का। वहीं अगर हम बात करें गैर बासमती की, जो ऑरेंज लाइन आप देख रहे हैं ये गैर बासमती चावल की लाइन है। आप देखिए 2016, 18 और 19 के अंदर में ये लाइन छोटी रह गई है 2017-18 के मुकाबले। 2017-18 के अंदर 87 लाख टन के आसपास का हमने निर्यात किया था गैर बासमती चावल का, जो कि अब करीब 67 लाख टन के आसपास की फिगर्स निकल करके सामने आ रही है। और मार्च की इसके अंदर फिगर्स को और ऐड ऑन कर दिया जाए तो 70-72 लाख टन के आसपास ये एक्सपोर्ट सिमट करके रह जाएगा। ओवरऑल अगर हम देखें तो जो एक्सपोर्ट 117 लाख टन के आसपास का था साल 2017-18 के अंदर, और उससे पहले जो 125 लाख टन के आसपास गया था, वो अब सिमट करके 115 लाख टन के आसपास रहने की संभावना यहां पर जताई जा रही है। प्रोडक्शन की अगर हम फिगर्स के ऊपर में एक नजर डालें तो प्रोडक्शन साफ तौर के ऊपर यह दिखलाता है कि साल दर साल हमने यहां पर नए रिकॉर्ड, नए उच्चतम स्तर बनते हुए देखे हैं। 1160 लाख मीट्रिक टन साल 2018-19 के अंदर प्रोडक्शन यहां पर दिखाई दे रहा है। अगर पिछले साल की बात की जाए तो पिछले साल 1120 लाख टन के आसपास का हमने प्रोडक्शन देखा था। करीब 30 लाख से 40 लाख टन का यहां पर इजाफा देखने को मिला है। साल दर साल की अगर हम बात करें तो यहां पर पिछले 10 साल से लगातार साल दर साल हम इजाफा देख रहे हैं। इसके साथ वर्ल्ड राइस प्रोडक्शन की भी अगर हम बात करें तो वर्ल्ड राइस प्रोडक्शन में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल हिंदुस्तान के अंदर ही राइस का प्रोडक्शन बढ़ा है। अगर विश्व स्तर के ऊपर देखें तो विश्व स्तर पर भी हमने चावल के उत्पादन के अंदर इजाफा देखा है। करीब करीब यहां पर जो इजाफा इस समय पर दिखाई दे रहा है वो 5 लाख टन के आसपास का इजाफा दिखाई दे रहा है। अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड के प्रोडक्शन की बात करते हैं, चाइना का प्रोडक्शन अच्छा खासा है, स्टॉक्स भी चाइना के पास में अच्छे खासे हैं। हिंदुस्तान के अगर चावल की बात की जाए, चावल का प्रोडक्शन भी बढ़ा है, हिंदुस्तान का भी स्टॉक जो है वो लगातार बढ़ रहा है। पहले उम्मीद थी कि 200 लाख टन के आसपास का स्टॉक रहेगा, फिसल सकते हैं स्टॉक्स इस साल, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि बढ़ गए। 211 लाख टन से बढ़ करके अब 250 लाख टन की फिगर सामने आ रही है। हमारे पास कुछ और रिपोर्ट्स भी हैं, उसके ऊपर भी एक एक करके हम नजर डालेंगे। और जहां देश में चावल के उत्पादन में रिकॉर्ड इजाफा देखने को मिल रहा है, वहीं देश में चावल के निर्यात में कमी दर्ज की जा रही है। भारतीय चावल की अगर हम बात करें तो भारतीय चावल भले ही बासमती हो या फिर गैर बासमती चावल, दोनों ही तरह के चावल निर्यातकों की में इस समय पर हम कमी थोड़ी बहुत दर्ज जरूर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बैलेंस बना दिया है। जो बासमती चावल का निर्यात है उसने कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो डेफिशिएंसी हम गैर बासमती चावल के अंदर एक डाउनफॉल, बड़ा डाउनफॉल देख रहे थे, उसमें थोड़ी सी राहत जरूर दी है। और आशीष इस समय पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बार फिर से आशीष आपके पास आएंगे। पंजाब राइस बोल के नाम से जाना जाता है और पेस्टिसाइड का सबसे ज्यादा प्रयोग यहां पर होता है। कैंसर की ट्रेन्स चलती हैं पंजाब से इलाज करवाने के लिए, कैंसर ट्रेन। इसके ऊपर उंगली भी उठा दी है। चावल कई बार बैन कर दिया है कई देशों ने कि हम हिंदुस्तान का चावल नहीं लेंगे क्योंकि पेस्टिसाइड का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। अब किसानों को, निर्यातक जो हैं, एक्सपोर्टर्स जो हैं, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि भाई किसानों को जब तक नहीं समझाया जाएगा कि भैया यहाँ से ही आपको दाल रोटी चलानी है और उसको आप यहाँ पे बीमारी का घर बना रहे हो, तो पंजाब की जो एसोसिएशन है चावल की, वो क्या कदम उठा रही है और जो गैर बासमती का जो निर्यात फिसला है उस पर किस नजर से आप देखते हैं? जो ये हॉट टॉपिक है आज का, जो यूजेज ऑफ पेस्टिसाइड है, एक्सेस यूजेज ऑफ पेस्टिसाइड है, ये एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा बन गया है, ना कि सिर्फ पंजाब के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए। इसमें जो पिछले 5 से 10 सालों में देखने को मिल रहा था मनचंदा जी, कि एज पर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द पेस्टिसाइड, ये मात्रा जो कंपनी बताती थी या बुद्धिजीवी बताते थे, एक्सपर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर बताते थे, उससे कई गुना ज्यादा यूज हो रहा था। उसके पीछे ये रीजन ये था
कि जैसे सब मान लीजिए कि एक्सपर्ट ने बोल दिया कि 100 लीटर के पीछे 10 ml को यूज करना है आपने, तो वो 10 ml जब बताया जाता था पेस्टिसाइड डीलर को, तो पेस्टिसाइड डीलर अपनी दवाई के रिजल्ट अच्छे लेने के लिए वो 10 ml से 20 ml कर देता था जी। वो फार्मर को कहता था कि भाई 20 ml यूज करना है। फार्मर अपने एक ही मेहनत कम करने के लिए जाकर आगे अपने काम करने वाले एम्प्लॉय को बोल देता था कि 20 से 40 ml डाल देना भाई, क्योंकि रिजल्ट अच्छे आएंगे जी। वो जो काम करने वाला लेबर वर्कर होता था वो कहता था कि यार मेरे को कहीं फिर से ना बोल दे सरदार जी करने को, इसलिए मैं 40 वाला 80 ml ही डाल देता हूँ जी। तो मान लीजिए कि 8 गुना पेस्टिसाइड की यूजेज एज पर प्रिस्क्रिप्शन से ज्यादा हो रही थी। बिल्कुल। तो ऐसे में पंजाब राइस मिलर एसोसिएशन ने भी ये देखा कि रासायनिक लेवल बढ़ रहा है, और खास करके जो यूरोपियन EU देश हैं, जो हमारे यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हैं, उन्होंने भी इस चीज के ऊपर इस बार रेस्ट्रिक्शन लगाई कि उन्होंने जो PPM लेवल है वो कम करके 1.5 मिली पे वो ले आए हैं कि 1.5 mm से ऊपर नहीं लेंगे जी। ऐसे में हमारा जो निर्यात है EU देशों को, यूरोपियन यूनियन संघ देशों को, उसमें करीब 2.5 लाख टन की सालाना कटौती दर्ज की गई है जी। पर दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि हर साल 2% जहां पैदावार बढ़ जाती है, प्रोडक्शन बढ़ जाती है किसी भी एग्रीकल्चर की कमोडिटी की, वहीं 2 से 5% खपत भी बढ़ती है, क्योंकि पॉपुलेशन भी इंक्रीजिंग ट्रेंड में है और एग्रीकल्चर सोइंग एंड प्रोडक्शन यील्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और सोइंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों इंक्रीजिंग ट्रेंड। निश्चित तौर के ऊपर आशीष जी, जहां पर प्रोडक्शन रेज होता है 2 से 5% का, वहां पे खपत भी बढ़ती है, पॉपुलेशन बढ़ती है, खपत वहां पे डिमांड भी निकल करके आती है। लेकिन जो हम इस समय पर इजाफा देख रहे हैं, प्रोडक्शन के अंदर भी देख रहे हैं, स्टॉक्स के अंदर भी देख रहे हैं, लेकिन डिमांड जो है वो स्क्वीज होती हुई नजर आ रही है। अजय जी, आपसे जानना चाहते हैं कि ओवरऑल अगर हम सिनेरियो की बात करते हैं, ओवरऑल सिनेरियो को किस नजर से देखा जाए, क्योंकि चाइना अब आपके कंपटीशन में एक बार फिर से खड़ा होता हुआ दिखाई दिया है। चाइना ने भी कहीं ना कहीं आपके बाजार प्रतिशत को झटकने की कोशिश की है। साल 2003 के बाद चाइना का जो निर्यात है वो एक बार फिर से बढ़ा है। चाइना ने एक बार फिर से वापसी कर ली है चावल एक्सपोर्ट में। लगातार 2003 के बाद से वो डाउन ट्रेंड की तरफ था, लेकिन एकदम से अचानक 2018-19 के अंदर में एक बार फिर से वो जाग गया है और 25 लाख मीट्रिक टन के आसपास का उसने निर्यात भी कर दिया है। अब उसको किस नजर से देखा जाए, क्योंकि इजिप्ट का बाजार वो आपसे छीनने की कोशिश में है, अफ्रीकी देश आपसे छीनने की कोशिश के अंदर में है, टर्की उसने लगभग आपसे छीन लिया है। इसको किस नजर से देखा जाए? जो ये राइस का एक्सपोर्ट जब शुरू हुआ 81 में जी, तब हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत पुराना था। हमने बड़ी मेहनत करके उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बासमती के हिसाब से इंटरनेशनल लेवल पे खड़ा कर लिया, जिसके अंदर हमने अच्छे मॉडर्न प्लांट्स लगाए, भूलर के लगाए, सताके के लगाए, ग्रेडर्स लगाए, एक से एक बढ़िया हमने सॉटेक्स मशीन्स लगाई और हमने बासमती को ब्रांडेड करके शेल्फ पर बेचना शुरू किया। पिछले 10 साल से करीब एक्सेप्टेबिलिटी जो बासमती राइस की शेल्फ के ऊपर है वो इसलिए है कि पैकिंग अच्छी है, अंदर कंटेंट्स अच्छे हैं, ग्रेडिंग अच्छी है, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो हाइजीनिक कंडीशंस को फॉलो ना करती हो जी। पर इस बीच के अंदर मिस यूज़ ऑफ यूरिया एंड पेस्टिसाइड्स, देखिए हम ज़रूरत से ज़्यादा यूरिया यूज़ कर रहे हैं। पेस्टिसाइड की जो कंसंट्रेशन हमको यूज़ करनी चाहिए, 1 लीटर को 20 लीटर की जगह 200 लीटर में मिक्स करना चाहिए, और जो भाल आ जाए तो उस पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं करना चाहिए। ये देखने में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगता है, लेकिन गवर्नमेंट और एक्सपोर्टर्स मिलके इस प्रोजेक्ट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं आने वाले साल में जी। रही बात गैर बासमती राइस की, गैर बासमती राइस का जब एक्सपोर्ट शुरू हुआ तो उस समय ज़्यादातर चावल ईस्ट और वेस्ट अफ्रीका को जाने लगा
जो FCI क्वालिटी थी उसको ज़रा सा ग्रेडिंग करके बहुत हल्का सा साफ करके हम लोगों ने भेजना शुरू किया। वो 1972 के FCI के नॉर्म्स थे, अब चल रहा है 2019। तो आप ये मान के चलिए 50 साल के अंदर वो चीज़ अब दुनिया भर में एक्सेप्टेबल नहीं है। आप थाईलैंड में गया था, मैं वियतनाम तो गया नहीं, मैं थाईलैंड गया था, देख के आया था। मिलर्स हमसे बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन वो फॉलो करते हैं इथिकली। जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस क्लीनिंग का प्रोसेस है, डी स्टोनिंग का प्रोसेस है, मिलिंग का प्रोसेस है और पैकिंग का प्रोसेस है, वो इथिकली फॉलो करते हैं फूड आइटम के हिसाब से। और उनका चावल हमसे क्वालिटी में बेहतर माना जा रहा है। यानी कि हम जो इतनी मेहनत करते हैं, कहते हैं कि हज़ारों लीटर पानी में 1 किलो चावल पैदा करते हैं, उसको सही तरीके से प्रोसेस या स्टोरेज नहीं करते पैडी को या चावल को। और जब हम बेचने जाते हैं तो हमको वो पैसे नहीं मिलते हैं। जो थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट का बेनिफिट हमको आज की डेट में मिल रहा है वो डॉलर का बेनिफिट है। आप लोगों से मार्केट जो प्रेस वाले हैं, रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को बताएं कि भाई ये चावल जो इतनी मुश्किल से पैदा होता है इस धरती से, इतना हम मेहनत करते हैं, इसको ठीक से प्रोसेस करें, ठीक से पैक करें। चाइना हमसे आगे जाएगा, इसलिए जाएगा कि जो स्टैंडर्ड का चावल हम धक्के में भेज देते हैं वो चाइना से नहीं जा पाएगा। चाइना में गवर्नमेंट के थोड़े से स्ट्रिंजेंट रूल्स हैं, वो थोड़े से अवॉइड हैं और थोड़े से उनको पता है, हमको स्टडी किया उन्होंने कि ये कहाँ पर ये पीछे हैं, कहाँ पर। जबकि हमारे पास टेक्नोलॉजी, नॉलेज और इंटेलिजेंसिया अब दुनिया के किसी भी अच्छे कंट्री के पैरेलल हैं। हम उसका इस्तेमाल करें और इस चावल को जो बोया गया मेहनत से हमने लाए हैं उसको एक्सपोर्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारी खपत से ज़्यादा चावल पैदा हो रहा है। दूसरा एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अभी तक हम ट्रेडिशनल बीज यूज़ कर रहे हैं नॉन बासमती के अंदर। जो हाई प्रोडक्टिविटी है लॉन्ग ग्रेन राइस है। लॉन्ग ग्रेन राइस की दुनिया में मार्केट ज़्यादा है, मीडियम ग्रेन की उसके बाद है। तो आपसे ये निवेदन है कि आप लोग प्रेस वाले वो चावल को लगाएं, वो पैडी लगाने के लिए किसान को कहें या प्रेस में निकालें, जिससे कि प्रोडक्टिविटी अच्छी हो और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो और प्राइम मिनिस्टर का सपना भी पूरा हो जाए कि किसान की आय डबल होने में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अच्छा बीज यूज़ करें। अजय जी, मार्केट टाइम्स टीवी के इस प्लेटफॉर्म के मार्फत 130 करोड़ हिंदुस्तानी इस प्रोग्राम को, आपकी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और देश का किसान निश्चित तौर के ऊपर इस प्रोग्राम को जब देखेगा, आपकी बात को सुनेगा तो इस पर तवज्जो भी जरूर देगा। जहां देश में चावल के उत्पादन में रिकॉर्ड इजाफा देखने को मिला है, वहीं देश में चावल के निर्यात में हमने हल्की कमी आते हुए देखी है। अपीडा के आए ताजा आंकड़ों के मुताबिक बासमती चावल का निर्यात तो ठीक है, लेकिन गैर बासमती चावल का निर्यात यहां से फिसलता हुआ दिखाई दिया है। करीब उसमें 16% की डेफिशिएंसी दर्ज की गई है। क्या 2019-20 में भी चावल की नहीं मिलेंगी बेहतर कीमतें? क्या साल 2019 में भी किसानों, निर्यातकों के हाथ लगेगी उदासीनता? साल 2018-19 में पिछड़ गया निर्यात। चावल का रिकॉर्ड उत्पादन नहीं लेने देगा किसानों को अच्छे दाम। चावल का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक 250 लाख टन। 7 साल से चावल इंडस्ट्री बड़े दबाव में। चावल निर्यातकों और किसानों के लिए कैसा जाएगा साल 2019? बीते 7 साल से चावल इंडस्ट्री जर्जर हालत में अपने आप को जिंदा रखे हुए है। किसान हो या फिर छोटे बड़े कारोबारी और या फिर चावल एक्सपोर्टर, सभी को यही चिंता है कि साल 2019 भी बीते सालों की तरह परेशानी देने वाला होगा या चावल की अच्छी कीमत मिल पाएगी और चावल इंडस्ट्री एक बार फिर से ट्रैक पर लौटेगी। जी हां, साल 2018-19 के निर्यात आंकड़े एक बार फिर चावल निर्यातकों और किसानों को निराश करने वाले हैं। साल 2017-18 के मुकाबले बासमती चावल और गैर बासमती चावल के निर्यात में गिरावट दर्ज की गई है।
मिले आंकड़ों की करीब से जांच की जाए तो साल 2018-19 में चावल का निर्यात बीते 7 सालों में सबसे कम रह सकता है। साल 2018-19 में चावल का अप्रैल से दिसंबर 2018 तक 9 महीने में कुल निर्यात 84,61,550 टन का हो चुका है, जो कि बीते साल समान अवधि में 92,41,483 टन का था। साल 2017-18 के मुकाबले साल 2018-19 में अब तक करीब 10% कम चावल का निर्यात हुआ है। हालांकि इस साल 2018 में उम्मीद थी कि चीन भी भारत से चावल का आयात करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देश में चावल के रिकॉर्ड उत्पादन, रिकॉर्ड कैरी फॉरवर्ड को देखते हुए चावल निर्यातकों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। हालांकि भारत ने ईरान को साल 2018-19 में बासमती चावल का निर्यात साल 2017-18 के मुकाबले ज्यादा किया है, लेकिन वहीं भारत यूएई के निर्यात में पिछड़ गया। साल 2018-19 में भारत यूएई को पहले 9 महीने में केवल 2,07,570 टन का ही निर्यात कर पाया, जबकि साल 2017-18 में यूएई को 12 महीने में 4,29,325 टन का निर्यात किया गया था। ईरान के मामले में भारत ने साल 2017-18 में किए कुल चावल निर्यात को केवल 9 महीने में ही पीछे कर दिया। साल 2017-18 में ईरान को बासमती चावल का कुल निर्यात 8,77,421 टन का हुआ था, जबकि 2018-19 के पहले 9 महीने में ही बासमती का ईरान को निर्यात 8,94,356 टन का हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद कुल बासमती निर्यात में भारत पिछड़ गया। साल 2017-18 में भारत ने बासमती का कुल निर्यात पहले 9 महीने यानी अप्रैल से दिसंबर तक 29,06,339 टन का किया था, जबकि साल 2018-19 के पहले 9 महीने में 28,61,171 टन का ही निर्यात हो पाया है और अगले 3 महीने भी निर्यात आंकड़े कमजोर रहने की संभावना जताई जा रही है। गैर बासमती चावल की बात करें तो गैर बासमती चावल में भी भारत कुल निर्यात में पिछड़ा है। साल 2017-18 में पहले 9 महीने यानी अप्रैल से दिसंबर तक भारत का गैर बासमती चावल का कुल निर्यात 63,35,145 टन का था, जो कि साल 2018-19 के पहले 9 महीने में 56,380 टन का ही हुआ है। अनुमान है कि साल 2018-19 में भारत का कुल निर्यात 110 से 115 लाख टन रहने की संभावना है। हालांकि कुछ सूत्र चावल के निर्यात को 125 लाख टन भी बता रहे हैं। साल 2017-18 में बासमती और गैर बासमती चावल का निर्यात 117,91,000 टन का हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। क्या 2019-20 में भी? ये तो थे एक्सपोर्ट के आंकड़े, और वहीं अब आपके पड़ोसी देश की भी बात कर लेते हैं, जहां चीन विश्व में सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है, सबसे बड़ा आयातक भी देश बन चुका है। वहीं चीन की अगर बात की जाए तो चीन इस समय पर एक्सपोर्ट में भी हाथ आजमाने चल पड़ा है। और चीन के जो स्टॉक की बात की जाए तो अकेले इस समय पर विश्व में जितना चावल का स्टॉक है, अकेले चीन के पास उसका 70% स्टॉक है। और अगर भारत के का जितना प्रोडक्शन देखने को मिलता है, यानी कि 1160 लाख टन 18-19 में जो प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है, चीन के वेयर हाउस में उतना स्टॉक इस समय पर मौजूद है। चीन, जो कि विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश होने के साथ साथ सबसे बड़ा खरीदार है, ने साल 2002-03 के निर्यात के बाद साल 2018-19 में चावल निर्यात में अपनी वापसी दर्ज करा दी। चार्ट साफ दर्शा रहे हैं कि साल 2003 के बाद चीन ने चावल का निर्यात करीब खत्म कर दिया था, लेकिन साल 2018-19 में ऐसी वापसी की कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ दिया। हालांकि चीन ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मीडियम मिल्ड राइस का निर्यात किया, जिसके बाजार पर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का कब्जा था। चीन ने उनसे करीब आधी कीमत पर अपना चावल बेचकर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से उनका बाजार छीन लिया। हालांकि साल 2018-19 में भारत का गैर बासमती चावल का निर्यात भी फिसला है। माना जा रहा है कि भारत के गैर बासमती चावल के बाजार पर भी चीन ने मार की है। इजिप्ट, अफ्रीकी देश हो या फिर टर्की में चीन ने चावल का निर्यात किया, जहां भारत का चावल निर्यात हो रहा था।
चीन ने बेहद कम कीमतों पर चावल का निर्यात किया, जिससे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत का चावल निर्यात फिसल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। अजय जी, क्या ये वजह मानी जाए कि भाई भारत का जो एक्सपोर्ट फिसला है गैर बासमती चावल का, उसमें कहीं ना कहीं सेंध जो है वो चाइना ने भी लगा दी है? क्योंकि इजिप्ट का अगर हम बात करें, दूसरे देशों की भी अगर हम बात करें, मैं अभी बांग्लादेश और टर्की की भी बात करूंगा, उसके भी कुछ आंकड़े हैं हमारे पास में, वो भी मैं आपके साथ साझा करूंगा। क्योंकि 100% से 20% का एक्सपोर्ट किया है इन देशों के पास में इस बार हमने। अब बात अगर चाइना की जाए तो जहां पर इसके वेयर हाउसेस के अंदर में लबालब माल भरा पड़ा, पिछले 10 साल से लगातार उसने स्टॉक किया है और 1160 लाख मीट्रिक टन के आसपास को तो उसके पास में स्टॉक रिजर्व्स हैं चावल के। तो हाँ, उसने जो पिछले साल में भारत से इंपोर्ट करने के लिए अपने जो बंद दरवाजे खोले, उसका क्या फायदा यहां पर देखने को मिलेगा? क्योंकि उसके पास तो रिजर्व्स इतने ज्यादा ऑलरेडी पड़े हुए हैं। और दूसरा, अब उसने एक्सपोर्ट्स में फिर से एंट्री कर ली। अब जो वो एक्सपोर्ट करेगा तो भारत का बाजार जो है, जो आसपास के देशों के अंदर हो रहा था उसका निर्यात, अब चाइना कहीं ना कहीं सेंध लगाएगा कि भाई अब भारत का जो प्रतिशत शेयर है वो कम कर दिया जाए। क्या लगता है, उसको कंपीट करने के लिए क्या भारत की राइस इंडस्ट्री इस समय पर सजग है, खड़ी हुई है, तैयार है? मंजिंदा साहब, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जी पार बॉयलिंग चाइना ने शुरू की। जी, चाइना के पास पार बॉयलिंग की टेक्नोलॉजी है जी, हम भी अपने आप को उसमें एक्सपर्ट मानते हैं, हम मीन्स इंडिया जी, और अमेरिका भी अपने आप को उसमें एक्सपर्ट मानता है। जी, जहाँ तक चाइना का मीडियम ग्रेन राइस का आपने एक्सपोर्ट बताया, जी, मीडियम ग्रेन अमेरिका से भी होता है, थाईलैंड से कम होता है, इंडिया से भी होता है। जी, तो इंडिया की जो राइस इंडस्ट्री है, जो पिछले 20 साल के अंदर मैंने घूम घूम के देखा, मैं उड़ीसा गया, मैं बिहार गया, बिहार में भी अंदर तक गया, जी, मुजफ्फरपुर गया, जी, और मैं कलकत्ता के पास भी गया। जी, राइस इंडस्ट्री बिल्कुल सही है, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ठीक है, अवेयरनेस है, जी, अच्छे पढ़े लिखे बच्चे राइस इंडस्ट्री में आए हैं, जी, राइस की मॉडर्न इंडस्ट्री को संभालने के लिए वो बिल्कुल कैपेबल हैं। जी, सबसे बड़ी बात है कि प्रॉपर सीड दिया जाए, जैसे अमेरिका और चाइना में होता है। जो फार्मर है उसे आप उसकी नॉलेज को अपग्रेड किया जाए। पेस्टिसाइड का लिमिटेड मींस जितना ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पेस्टिसाइड्स यूज़ मत करो, जितना आप मिनिमम कर सकते हैं वो करें। साथ में गवर्नमेंट के जो स्टैंडर्ड्स और स्पेसिफिकेशंस हैं ऑलरेडी, या इंटरनेशनल मार्केट में जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है, ग्रेडिंग के हिसाब से, डी स्टोनिंग के हिसाब से, पैडी को निकालने के हिसाब से, पॉलिशिंग के हिसाब से, उसको फॉलो करें। और चाइना की जो पॉलिसी है कि भाई सडनली मार्केट में आओ और $400 का चावल $200 में बेच के चले जाओ, वो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पॉलिसी को सपोर्ट कर पाएगी। पर हमारा मानना यह है कि जो 5% की भी आपने हमको सपोर्ट दी थी वो काफ़ी इफ़ेक्टिव थी। गवर्नमेंट कुछ साल तक अपने चावल को, ये सब नॉन बासमती चावल या बासमती चावल को सपोर्ट करे, और इन ल्यू ऑफ डैट, यानी कि उसके बदले में जो जितने एक्सपोर्टर्स हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा क्वालिटी में परफॉर्म करें, तभी ये दोनों हाथ से ताली बजकर हम अपनी इंडस्ट्री को संभाल सकते हैं। दुनिया के अंदर मुझे नहीं लगता कि इन राइस के इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे कंट्री से ज़्यादा किसी कंट्री में भी पिछले 10 साल में इन्वेस्टमेंट हुआ हो। बिल्कुल, निश्चित तौर के ऊपर आशीष, आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपकी चावल इंडस्ट्री चाइना को बीट करने के लिए तैयार खड़ी है? आशीष से हमारा संपर्क टूट गया, एक बार फिर से उनके पास चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने अजय जी यहां पर ये उठाया है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि जो 5% गवर्नमेंट से जो सपोर्ट मिलती थी
उसका कहीं मिसयूज हो रहा होगा, तो इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया कि भाई राइस तो पता नहीं जा रहा है या नहीं जा रहा, तो उसके नाम के ऊपर 5% गवर्नमेंट को चोट लग रही है। देखिए, गवर्नमेंट का काम है सपोर्ट करना जी, और एक्सपोर्टर का धर्म है उसको इथिकली फॉलो करना। बिल्कुल। देखिए, अगर प्रोसीजर्स की वजह से ये अगर हम अपनी एक बनी बनाई बासमती एक्सपोर्ट्स जिसको कि हमने पिछले 30 साल में डेवलप किया है जी, 30 साल से ज़्यादा हो गए, उसको ख़राब करेंगे जी, तो ये सही नहीं है। गवर्नमेंट अच्छे प्रोसीजर्स बनाए और एक्सपोर्टर्स जो इसको फॉलो गलत तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं उनको पनिश करें। लेकिन ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि फार्मर को बेनिफिट देना है, फार्मर को उठाना है और फार्मर की इनकम को बढ़ाना, दिस इज़ द राइट टाइम। फार्मर को उठाने के साथ साथ अगर आप एक्सपोर्टर को सपोर्ट करते हैं तो फिर ताली ज़रा अच्छी बजेगी और उसका लास्ट में बेनिफिट फार्मर को भी मिलेगा। और एक्सपोर्ट की जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इस कंट्री में हुई है उसको संभालने में, यानी कि वो खराब ना हो, उसको संभालने में मदद मिलेगी। बिल्कुल। इस के ऊपर आशीष एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, आपसे जानना चाहेंगे, चाइना निर्यात में उतर आया है चावल के, क्या आप लोग तैयार हैं उसको compete करने के लिए? देखिए मनचंदा जी, मैं थोड़ा स्पष्ट कर देता हूँ। चाइना की जो चावल की खपत है और एक स्पेसिफिक स्टिकी राइस वो लोग कंज्यूम करते हैं, खास करके उसकी जो नॉर्थ या कहें कि एशिया की जो अदर कंट्रीज है उसमें उसकी डिमांड ज्यादा नहीं है। ये बात ठीक है कि टर्की, इजिप्ट की तरफ उसका थोड़ा रुझान ज्यादा रहा है, पर मैं साथ में ये भी स्पष्ट कर देता हूँ कि पिछले 5 सालों में चाइना ने अपनी प्रोडक्शन जो है वो कंट्रोल की है। उन्होंने अपने वाटर रिसोर्सेज को बचाने के लिए अपना जो सोइंग एरिया है, जो पैदावार है चावल की, उसको कम किया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि बाहर से खरीद के और अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचाकर वो ज्यादा लंबे समय तक सर्वाइव कर सकते हैं। तो ऐसे में ये मानना कि वो आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा अफेक्ट करेंगे, तो मैं इसमें सहमत नहीं हूँ। दूसरी चीज, जो 25 लाख मेट्रिक टन इस साल उन्होंने एक्सपोर्ट किया है, दैट इज ड्यू टू ओनली कि उनका जो बफर स्टॉक था वो बढ़ रहा था। एवरी ईयर दे बाय सम न्यू प्रोडक्ट, दे बाय सम न्यू राइस एंड लिक्विडेट द ओल्ड वन। मतलब हर साल वो नया खरीदते हैं और पुराना चावल जो है वो थोड़ा बहुत बेच भी देते हैं। तो वार सिचुएशन को मीट करने के लिए या किसी भी कॉन्टीजेंसी सिचुएशन को मीट करने के लिए उन्होंने एक अपना बफर बैंक बनाकर रखा हुआ है कि कोई कुदरती आपदा आ जाती है तो उस बफर बैंक में से देश के जो लोग हैं उनको फीड किया जा सके, उनके कोई भूखमरी के हालात ना पैदा हो। तो ऐसे में जो उनका वर्किंग एटमॉस्फेयर है और भारत का वर्किंग स्टाइल है वो पूरी तरह से डिफरेंट है। मनचंदा जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बड़े ठीक से आपने समझाया है। सिमिलरली मेरे पास भी कुछ ऐसे ही आंकड़े, हालांकि चाइना ये भी मान रहा है कि जो उसके पास बफर स्टॉक्स हैं तो उसको डाइवर्ट कर दिया जाए कैटल फीड्स के अंदर में, क्योंकि पिछले 10 साल से लगातार वो रिजर्व्स कर रहा है और इस समय पर इतने रिजर्व्स हैं, और साथ ही साथ जो मेज वो इस समय पर इंपोर्ट कर रहा है वो काफी उसके प्राइस अपर साइड पर हैं, तो उसको भी कंपनसेट करने के लिए ऐसी बात निकल करके आ रही है कि हो सकता है वो राइस का जो अपना स्टॉक है वहां से उसको कार्बोहाइड्रेट लेने के लिए अपने कैटल फीड्स के अंदर में यूज कर सकता है। एक चौंकाने वाला आंकड़ा भी मेरे पास इस समय पर है, उसके ऊपर भी हम नजर डाल लेते हैं, शायद ये हमें थोड़ा सा और समझने में मदद कर सकता है। अब एक चौंकाने वाला आंकड़ा जो है उस पर एक नजर डालते हैं, जिससे हमें यह समझ में आएगा कि आखिरकार अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर में अपने जो पांव हैं भारत के चावल इंडस्ट्री के अंदर वो क्यों सिमटते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत का साल 2018-19 में गैर बासमती चावल में निर्यात में प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। भारत यहां साल 2018-19 में चावल का रिकॉर्ड उत्पादन कर रहा है। चावल के कैरी फॉरवर्ड स्टॉक में भी रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, यानी चावल का देश में भंडारण अब तक का सबसे बड़ा भंडारण है। इसके बावजूद चावल निर्यात में भारत पिछड़ गया। साल 2017-18 के मुकाबले साल 2018-19 में भारत का गैर बासमती चावल का निर्यात 16% कमजोर रहा है।
जहां साल 2017-18 में देश से गैर बासमती चावल का निर्यात 86 लाख टन के पार था, वहीं साल 2018-19 में 67 लाख टन पर सिमट रहा है। विदेशी बाजारों पर नजर डालें तो समझ में आता है कि भारत से चावल के बड़े खरीदार टर्की से चावल की भारत से खरीदारी कमजोर रही। बीते 5 सालों में पहली बार ऐसा हुआ जब टर्की ने भारत से 40,000 टन से भी कम गैर बासमती चावल की खरीदारी की। साल 2018-19 में टर्की ने भारत से केवल 40,000 टन की ही खरीदारी की, जबकि साल 2017-18 में 92,891 टन, साल 2016-17 में 1,72,116 टन और साल 2015-16 में 1,63,646 टन की ही खरीदारी की थी। बीते 5 सालों में टर्की की खरीदारी काफी अच्छी थी। चार्ट दर्शाते हैं कि साल 2013-14 और साल 2014-15 के बाद टर्की लगातार भारत से चावल की अपनी खरीदारी को कम कर रहा था। साल 2013-14 में टर्की ने 1,80,453 टन की खरीदारी की, तो साल 2014-15 में टर्की की सबसे बड़ी खरीदारी 2,41,035 टन देखने को मिली। और बस इसी साल के बाद से भारत से टर्की की खरीद लगातार सिमटती रही और अब 40,000 टन मात्र भारत टर्की को चावल बेच पाया। वहीं पड़ोसी देश बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश ने भी साल 2018-19 में भारत से चावल की खरीद से किनारा कर लिया। बांग्लादेश ने भारत से साल 2018-19 में केवल 3,57,971 टन की ही खरीदारी की, जबकि साल 2017-18 में बांग्लादेश ने भारत से 18,69,181 टन की खरीदारी की थी। बांग्लादेश की भारत से चावल की खरीदारी केवल 20% ही रही। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश ने साल 2018-19 में इसलिए भारत से चावल खरीद नहीं की कि बांग्लादेश में चावल का उत्पादन बढ़ गया। बीते 5 सालों के बांग्लादेश के चावल उत्पादन पर नजर डालें तो सालाना बांग्लादेश का चावल उत्पादन 350 लाख टन के करीब ही रहा है। साल 2014-15 में बांग्लादेश का चावल उत्पादन 345 लाख टन का था, तो साल 2015-16 में भी बांग्लादेश ने 345 लाख टन चावल का ही उत्पादन किया। हाँ, साल 2017-18 में बांग्लादेश का चावल उत्पादन मामूली फिसला। साल 2017-18 में बांग्लादेश का चावल उत्पादन 326 लाख टन का रहा, लेकिन साल 2018-19 में बांग्लादेश का उत्पादन बीते 5 सालों में सबसे ज्यादा हुआ, यानी 350 लाख टन। ऐसे में बांग्लादेश से चावल की खरीद में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। कारोबारियों को देखना होगा कि ऐसा किन वजहों के चलते हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। ये कुछ आंकड़े हैं जो ये दर्शाते हैं कि हम अपने पड़ोसी देशों को चावल निर्यात में क्यों पिछड़ रहे हैं। बांग्लादेश 18 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा का इंपोर्टर रहा, उसने केवल मात्र 3 लाख टन चावल का आयात किया साल 2018-19 में। टर्की हाथ से फिसलता हुआ दिखाई दिया, जो 5 फिगर्स के अंदर में चावल का आयात करता रहा हो भारत से, वो केवल 40,000 मीट्रिक टन के ऊपर सिमट करके रह जाता है। अब बात कर लेते हैं जो इस समय पर चार्ट्स साफ तौर के ऊपर यह दिखाते हैं कि कोई ऐसा कोई कारण नहीं था कि बांग्लादेश के अंदर यकायक प्रोडक्शन इंक्रीज हो गए और प्रोडक्शन इंक्रीज होने की वजह से उसने अपनी डिमांड जो है वो भारत से कम कर दी हो। 345-350 लाख मीट्रिक टन के आसपास का उसका सालाना प्रोडक्शन रहा है और जो उसकी इंपोर्ट्स रही हैं वो 18 लाख मीट्रिक टन की। अजय जी, क्या वजह मानते हैं, क्या कारण ऐसे हो सकते हैं? क्या इंडस्ट्री का जो कॉन्फिडेंस है वो लूज हो गया जिसकी वजह से, या फेथ जनरेट नहीं कर पाए अपने पड़ोसी देशों के अंदर में जिसकी वजह से जो एक्सपोर्ट है वो फिसल गया, या कोई और कारण आप मानते हैं? मनचंदा साहब, 3 कारण हैं जी। पहला कारण है गवर्नमेंट का अनएक्सपेक्टेडली मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाना जी। इतना ज़्यादा एक साल में बढ़ा देना जी। आप सोचेंगे कि लो कॉस्ट की ये कमोडिटी है, इसका प्राइस बहुत कम्पिटिटिव है, $2 से $5 के बीच में टेंडर्स इधर से उधर हो जाते हैं जी। पहला कारण तो ये है कि अगर कोई चीज़ हम मान लीजिए $2 में बेच रहे थे और सडनली उसको हम $3 में बेचने लग जाए बिकॉज ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस,
तो सामने वाली जो पार्टी है, कंट्री है, क्या वो इंक्रीज को ऑब्जर्व कर पाएगी? जी। क्या कंज्यूमर उसको देने के लिए तैयार है सडनली? एक चीज़ तो ये है जी। दूसरी चीज़, हमारे देश के अंदर कमोडिटीज़ करने वाले लोग इतना ज़्यादा कंपटीशन करते हैं कि अपने $2-5 को भी छोड़कर वो बिलो प्राइस भी माल देने को तैयार हो जाते हैं और बाद में उसमें से ही कुछ एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं जी। ये फैक्ट है। हमारे यहाँ जो टेंडर सिस्टम है, ओपन टेंडर सिस्टम अमंग आवरसेल्व्स, वो ऐसा है कि जो अनइथिकल है जी। और लोग उसको व्यापारिक तरीके से सही मानते हैं, लेकिन उसका बाद में यही इम्पैक्ट आता है कि मार्केट ही चली जाती है। हमने करीब 15 साल पहले, 16 साल पहले नाइजीरिया का काम शुरू किया और उसमें हमने डबल सॉटेक्स माल देना शुरू किया $189 में। FCI सपोर्ट करती थी। लास्ट कंसाइनमेंट में हमको हाथ खड़े करने पड़े क्योंकि हमारे कंपटीटर उसको 139 में देने को तैयार हो गए। सिर्फ रोटेशन के कारण, सिर्फ टर्नओवर के लिए, ये चीज़ वो टेम्पररी जो स्टेप लिए जाते हैं बीच बीच में, वो ओवरऑल 10 साल की डेवलप्ड मार्केट को ख़राब कर देते हैं। सबको पता लग जाता है ये अनइथिकल कंपटीशन है, ये मुझे ये प्राइस ऑफर कर रहा है, क्वालिटी देगा या नहीं देगा, क्वांटिटी देगा या नहीं देगा, कमिटमेंट पूरा करेगा नहीं करेगा, उस डर से भी यहाँ से अच्छे जो करने वाले प्रोफेशनल कंपनीज हैं उनके एम्प्लॉयज़ डर जाते हैं जी। कि भाई अगर इसने मुझे माल नहीं दिया, सस्ता तो दे रहा है, हाँ। ऐसा ना हो कि मेरी नौकरी ही चली जाए। तो एक दूसरा कारण ये है। तीसरा कारण ये है कि जो बहुत सारे लोग जो ट्रेड को बढ़ाने, यानी ट्रेड को समझते नहीं हैं या ट्रेड की कोई इज्जत नहीं करते हैं या ट्रेड का फ्यूचर की केयर नहीं करते हैं, वो किसी भी रेट में लाके कुछ भी चीज़ सप्लाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये 3 फैक्टर्स हैं जिन्होंने हमें नॉन बासमती के अंदर ख़राब किया। बासमती में फिर भी काफ़ी अच्छा हेल्दी कंपटीशन है, क्वालिटी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। डिफरेंस इन बिटवीन नॉन बासमती एंड बासमती, क्वालिटी का, सोच का और समझ का, पैकिंग का, ब्रांडिंग का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इस कंट्री के अंदर। जब तक वो थोड़ा ये गैप बासमती नॉन बासमती का कम नहीं होगा, तब तक शेल्फ पर इंडियन नॉन बासमती राइस को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। एट प्रेजेंट बहुत लिमिटेड कंट्रीज़ हैं जहाँ नॉन बासमती राइस के ब्रांडेड राइस को एक्सेप्ट करते हैं, जिसमें से मेरा अपना एक्सपीरियंस जो है वो सऊदी अरेबिया का है। सऊदी अरेबिया के अंदर शेल्फ से परमल बिकती है, नॉन बासमती बिकता है, पाकिस्तान के कंपटीशन में बिकता है। अच्छा रियलाइजेशन तो नहीं होता, पर उसके मार्जिन इतने हैं कि आदमी उसको करके अपने आप को खड़ा मतलब लाइन में खड़ा मानता है। जी। अच्छा, मेरा थोड़ा सा ये सवाल है आपसे, क्योंकि आप बासमती में भी डील करते हैं, गैर बासमती में भी डील करते हैं। जो 40 लाख टन के आसपास की बासमती की फिगर एक्सपोर्ट्स की निकल करके आ रही है, लामा राइस का उसमें कितना योगदान, कितना प्रतिशत? देखिए, ये जो इतना ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम बन गया है जी, इस बड़े वॉल्यूम के अंदर हाँ। लामा राइस करीब 2 लाख टन का काम करता है जी, जिसके के अंदर वो बासमती का काम करते हैं, यानी 11-21 बहुत कम है। 11-21 5,000 टन और 5,000 टन परमल राइस, 5,000 टन डीपी राइस, मना ले तो करीब 1,85-80-85 का हम बासमती, जिसको हम ट्रेडिशनल के नाम से करते हैं, CR30 कहते हैं लोग उसको, या कोई भी रिजेंबलिंग वैरायटी कह दे, जो हमारे हरियाणा में पैदा होती है, हम उसी को लेते हैं। हम कोई पंजाब से बासमती नहीं लेते हैं, यूपी से नहीं लेते हैं और मध्य प्रदेश से कुछ नहीं। हम हरियाणा का जो मेन बेस है बासमती का, उसी से लेके अपने साथी मिलर्स के साथ मिलकर उसको अपनी मर्जी से प्रोसेस कराते हैं, पारबॉइलिंग कराते हैं और पैकिंग कराते हैं। तो क्या सऊदी अरेबिया के अलावा भी आप दूसरे देशों के ऊपर नज़र रखे हुए हैं कि वहाँ पर अपने जो बाजार प्रतिशत है उसको बढ़ाया जाए? हम करीब 12 और कंट्रीज़ में हैं जी, जिसमें से अब हमें तकलीफ़ आ रही है यूरोप के अंदर जी, हमें तकलीफ़ अभी शुरू हुई है इस कंसाइनमेंट से जॉर्डन के अंदर। अदरवाइज़ हम लेबनान करते हैं, सीरिया हमारा आजकल बंद है, हम यमन करते हैं, इजिप्ट करते हैं, बहरीन करते हैं,
कतर के ऊपर आजकल प्रॉब्लम है। ऐसे मिला के यूरोप के 4-5 कंट्री मिला के कुल 12 कंट्रीज़ में हम अपने प्रिंसिपल्स के ब्रांड्स को यहाँ से पैक करके प्रमोट करते हैं शेल्फ के ऊपर। जी आशीष, आप जैसा कि अजय जी और हम अभी डिस्कशन ये कर रहे थे कि आपके जो पड़ोसी देश हैं, चाहे वो बांग्लादेश है, टर्की है, यहाँ पर जो आपका चावल का निर्यात हो रहा था अब वहाँ से निर्यात फिसल गया है। जो निर्यात बांग्लादेश को 18 लाख टन के आसपास का था वो सिमट करके 3 लाख टन पर आ गया है। एक साल में बहुत बड़ा गैप यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिला है। वहीं अगर बात करें हम टर्की की, तो टर्की का जो निर्यात हम देखते थे वो 2 लाख मीट्रिक टन, 2.25 लाख मीट्रिक टन, 1.5 लाख मीट्रिक टन, वो सिमट करके 30,000 से 40,000 मीट्रिक टन के आसपास का रह गया है। किस नज़र से आप इसको देखते हैं और इसके पीछे वजह क्या मानते हैं? क्या निर्यातक इसके पीछे की बड़ी वजह है या कोई और फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये एक्सपोर्ट जो है वो फिसल गया? देखिए, जो नॉन बासमती राइस है वो खास करके भारत में तकरीबन 1000 लाख टन की पैदावार होती है, जिसमें से करीब करीब 400 लाख टन जो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेंट्रल पूल में खरीदती है और बाकी का 600 लाख टन मेरा मानना ऐसा है कि भारतीय बाजार में या उसमें से 110 से 115 लाख टन जो है वो एक्सपोर्ट में चला जाता है। ऐसे में आपका कहना ठीक है कि बांग्लादेश, ढाका जो है वो एक बहुत बड़ा हमारा कस्टमर था, क्योंकि अगर हम अपने लो ट्रांसपोर्टेशन जोन में काम नहीं कर सकते हैं तो जो हाई ट्रांसपोर्टेशन एरिया है वहां पे कम्पीट करना और भी मुश्किल हो जाता है। जैसे कि बांग्लादेश, नेपाल और ये जो साथ वाले भूटान 2-3 कंट्रीज हैं, अगर इनको भारत सप्लाई करने में असमर्थ हो जाता है तो जो दूसरे दूर देश हैं जो हमसे ज्यादा दूर है वहां तक पहुंचना उसके लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। तो बांग्लादेश का जो आप कह रहे हैं कि 18 लाख से 3 लाख टन डाउन चला गया, ये बिल्कुल सिर्फ उसी MSP की वजह से है कि भारत का जो चावल है वो महंगा हो गया, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने भाव बढ़ाए हैं वो 180 रुपए का इजाफा किया है इन्होंने पिछले साल के कंपैरेटिव। इस साल इलेक्शन का साल था, किसानों को फायदा देने के लिए उन्होंने करीब करीब सीधा ही मान के चलिए कि 10 से 11% की बढ़ोतरी कर दी MSP में, जबकि पिछले सालों में अगर आप देखेंगे तो ये 5 से 6% के आसपास रहती थी मिनिमम सपोर्ट प्राइस में जो इंक्रीज रहता था। तो ऐसे में भारत सरकार खुद एक बड़ा बायर बनके अपने फार्मर को बेनिफिट देने के लिए, और पिछले साल अगर देखें तो इन्होंने सेंट्रल पूल में जो चावल लिया था वो 342 लाख टन, 345 लाख टन चावल लिया था, जो इस बार बढ़ के करीब करीब 400 लाख टन जाने की अपेक्षा है जी। और मनचंदा जी, जो बात आप कह रहे हैं कि 276 लाख टन का एक बफर इंडिया के पास है जी, तो मैं वहां पे थोड़ा सा शायद आपको करेक्ट करना चाहूंगा कि 276 लाख टन का सिर्फ सरकारी बफर है। गवर्नमेंट के जो सेंट्रल पूल में स्टॉक खरीदते हैं वो बफर है, उसी की फिगर्स है 250। उसके अलावा जो भारतीय बाजार में चावल फ्लोट करता है वो भी तकरीबन 150 से 200 लाख टन फ्लोट करता है। और आने वाले टाइम में ये दबाव और बढ़ेगा, गैर बासमती चावल के मैं बता रहा हूँ कि दबाव और बढ़ेगा, क्योंकि जनरली अक्टूबर में फसल आती है जो KMS खरीफ फसल जिसको बोलते हैं चावल की, वो अक्टूबर में तो दबाव बढ़ने से कीमतें फिसलेंगी चालू स्तरों से, नॉन बासमती के केस में फिसल सकती हैं। और कितने प्रतिशत तक आप डाउन ट्रेंड देख रहे हैं? कितनी फिसल सकती हैं कीमतें? मैं ये मानता हूं कि 10% तक नॉन बासमती का बाजार और नीचे जा सकता है। 10% तक चावल की कीमतें लुढ़क सकती हैं, गैर बासमती चावल, जैसा कि आशीष ने बताया। वक्त हो गया यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। हमारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।